तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम बीटी टेस्ट के एपिसोड 101 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउलियन ने क्वीन मेडुसा और अपने बच्चे के लिए हेवन सोल ब्लूडॉन पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था, जिसे देखकर वहां पर के सभी के लोग पूरी तरीके से शॉक थे, क्योंकि साउलियन ने टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट होते हुए टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर लिया था। और ये शायद ही अभी तक पूरे दाव की कॉन्टिनेंट में किसी ने की होगी, क्योंकि टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना टायर लेवल 7 के एल्केमिस्ट के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और तो टायर लेवल 7 के एल्केमिस्ट होते हुए भी टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल को एक बार में रिफाइन नहीं कर पाता, लेकिन साउलियन टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट होते हुए टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल को एक ही बार में रिफाइन कर लिया। और साउलियन की ये टैलेंट सभी को चौंकाने वाली बात तो थी। और फिर साउलियन उस रैंक 7 के हेवन सोल ब्लूडॉन पिल को एक जेट की बॉक्स में रखकर अपनी स्टोरेज में रख लेता है। और फिर साउलियन अपनी बॉडी की तरफ देखकर सोचता है कि ये जो सारी पिल लाइटनिंग जब पिछली टाइम मेरे बॉडी में गई थी तो अभी मेरी हेवनली फ्लेम इस काबिल है कि उस पिल लाइटनिंग को भी रिफाइन कर सके। और इसके साथ ही वो कहता है कि लगता है कि ये पिल लाइटनिंग मेरी दुवांग क्लास के 7 स्टार को ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, जो कि मेरी बॉडी में घुस चुकी है। और अभी साउलियन को लग रहा था कि उसकी बॉडी दुवांग क्लास के 7 स्टार का ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज्यादा करीब है। और ये सब सोचकर साउलियन एक बार फिर से उस रॉक प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग स्टेज पे चला जाता है। और इधर फर्स्ट डे सुकेन भी समझ जाता है कि साउलियन अपनी ट्रेनिंग स्टेज में जा चुका है और वो बहुत ज्यादा करीब है अपने दुवांग क्लास के 7 स्टार का ब्रेक थ्रू करने के। और अब साउलियन को ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते काफी दिन गुजर जाते हैं। और वही लिटिल फेरी डॉक्टर साउलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं पर खड़ी हुई थी। और इधर इनर एकेडमी के सभी के स्टूडेंट साउलियन को ना देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर को ही घूरे जा रहे थे। और वो सभी लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए साउलियन से भी बड़ा ठरकी बनते हुए कहता है कि इतनी खूबसूरत और पावरफुल लड़की आखिर साउलियन को कहां से मिल गई। अगर साउलियन हमारे जितना पावरफुल होता तो हम इस लड़की पर कब का चांस मार चुके होते हैं, लेकिन अगर ये सब साउलियन को पता चल गया कि हम क्या करने का सोच रहे हैं तो साउलियन हमें मार मार कर पिछवाड़ा फाड़ देगा। और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर साउलियन की तरफ देखकर कहती है कि लगता है कि तुमने अभी भी अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया। और ये सब देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर वापस मुड़ने लगती है, मगर तभी उस रॉक प्लेटफॉर्म के हर तरफ से एनर्जी फैलने लगती है, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश भी, क्योंकि साउलियन ने पूरे 4 दिन के बाद अपनी आंखें खोल ली थी। और अभी साउलियन अपने दुवांग लेवल के 7 स्टार का ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली कर लिया था, जो देखकर सभी के स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा हैरान थे। और वो सभी साउलियन को देखकर कहते हैं कि ये तो इनर एकेडमी का वाकई में ही एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। और अब इधर साउलियन कहते हैं कि 7 स्टार, अब मुझे दूसरों क्लास का ब्रेक थ्रू करने में सिर्फ 2 स्टार और चाहिए होंगे। और फिर साउलियन जनरल एकेडमी से नॉर्थ एनएसके की तरफ देखते हुए कहता है कि मगर लेकिन मैं दूसरों क्लास और बहुत ही जल्द पहुंच भी जाऊंगा। और अभी साउलियन जनरल एकेडमी से उस नॉर्थ एनएसके की तरफ देख रहा था जहां से एक स्टूडेंट साउलियन को छोड़कर चली गई थी। और अभी साउलियन को वो बंदा भी आता जो कि एक स्टूडेंट को लेने के लिए आया था, जिसने साउलियन की बेइज्जती भी की थी। और साउलियन उस बंदे को याद करते हुए बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और फिर साउलियन कहता है कि एक स्टूडेंट, तुम बस मेरा वेट करना, मैं सेंट्रल पेन में जल्दी आ रहा हूँ। अब इसके साथ ही वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है और वो साउलियन से कहती है कि तुम्हें काफी देर लग गई ब्रेक थ्रू करने में, जिस पर साउलियन काफी ज्यादा खुश होते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से थैंक्स बोलता है। अब साउलियन को थैंक्स बोलता हुआ देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपना मुंह बनाते हुए साउलियन से कहती है कि तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, जिस पर साउलियन थोड़ा शर्माते हुए अपना सर फुजाने लगता है। और फिर इसके साथ ही साउलियन कहता है कि अब हमारा टाइम आ गया है कि हम इस जगह को छोड़कर सेंट्रल पेन में जाए, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर साउलियन से कहती है कि हम कब जाने वाले सेंट्रल पेन में, जिस पर साउलियन कहता है कि हम 3 दिनों के अंदर अंदर सेंट्रल पेन में जाएंगे। और फिर यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साउलियन एक जगह पर बैठकर चाय की चुस्की ले रहा था। और वही साउलियन चाय पीते पीते अपने सेकेंड ब्रदर साउली से कहता है कि आपको अब मेरे जाने के बाद साउगेट का अच्छे से ख्याल रखना है, जिस पर साउली साउलियन से पूछता है कि छोटे भाई तुम सेंट्रल प्लेन कब जा रहे हो। अब इस पर साउलियन अपने ब्रदर साउली से कहता है कि बहुत ही जल्द हम निकलने वाले हैं। अब साउली साउलियन की जाने वाली बात को सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है, जिस पर साउलियन अपने बड़े भाई साउली को बताता है कि अगर मैं सेंट्रल पेन में जाकर अपनी पावर को नहीं बढ़ाऊंगा तो फिर मैं हॉल ऑफ सोल से कैसे फाइट कर पाऊंगा, जिस पर साउली साउलियन की बात को समझते हुए अपने आप को संभाल लेता है। और फिर इसके साथ ही साउलियन अपनी स्टोरेजिंग में से उस मेडिसिनल पिल को बाहर निकाल लेता है, जिनको कि साउलियन हाल ही में रिफाइन किया था। और उस मेडिसिनल पिल को अपने ब्रदर साउली के हवाले करते हुए कहता है कि बिग ब्रदर, मैं आपको थोड़ी बहुत जिम्मेदारी देने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये पिल काइलिन यानी कि क्वीन मेडुसा को पर्सनली जाकर देनी होगी। जिस पर साउली बिना कोई सवाल किए अपने ब्रदर साउलियन से कहता है कि थर्ड ब्रदर तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, मैं खुद जमाइन बैन में जाकर ये पिल क्वीन मेडुसा के हवाले कर दूंगा। और गाइस इससे आगे का एक्सप्लेनेशन अब मेरा भाई करेंगे। और गाइस आप लोग इस चीज के लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने कहा था कि अब मैं अपने भाई से एक्सप्लेनेशन नहीं करवाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया। तो गाइस इस चीज के लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और वो प्रॉब्लम ये है कि मेरा मोबाइल चोरी हो चुका है और उसी मोबाइल में मेरी सारी की सारी चीजें थी, यहाँ तक कि मेरा चैनल और बैंक अकाउंट भी। और मेरा मोबाइल फोन चोरी ऐसे हुआ जब मैं 2 तारीख को अपने अंकल के शादी में 2 दिनों के लिए गया था। और आप लोगों को तो पता ही कि शादी में कितने सारे मेहमान आए हुए होते हैं। तो गाइस मैंने वहाँ पर किया क्या था कि जब मेरा मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया तो मैं वहाँ पर चार्जिंग पर लगा दिया और मैं अपने मोबाइल को चार्ज पर लगाकर इधर उधर की काम में हाथ बढ़ाने लग गया। और जब मैं इधर उधर की काम खत्म कर लेने के बाद जब मैं अपने मोबाइल को चार्जिंग पर से निकालने के लिए गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि मेरा मोबाइल था ही नहीं। और जब मैंने अपने मोबाइल को चार्जिंग पर नहीं देखा तो मेरी दिल की धड़कन 10 गुना तेज हो गई थी, क्योंकि मेरी सारी की सारी चीजें उसी मोबाइल में थी। तो मैंने तब के टाइम सोचा कि मेरे मोबाइल को शायद मेरे मॉम ने चार्जिंग पर से निकाल लिया होगा। और जब मैंने अपने मॉम को जाकर पूछा तो मेरे मॉम ने बोला कि मैंने तो चार्ज पर से निकाला ही नहीं। और तब के टाइम में काफी ज्यादा परेशान हो गया था।
था। तो फिर मैंने अपने मॉम के मोबाइल से मैं अपने मोबाइल में कॉल लगाया और तब के टाइम मेरी दिल की धड़कन और भी 10 गुना तेज हो गई, क्योंकि जब के टाइम मैंने अपने मोबाइल में कॉल लगाया तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था और मैंने अपने मोबाइल को काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरा मोबाइल का कुछ भी अता पता नहीं चला। और मेरा ये जो EXP वॉइस ओवर चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ उसी मोबाइल में लॉगिन था और अब मैं इस EXP वॉइस ओवर चैनल को तब तक लॉगिन नहीं कर सकता जब तक मुझे उस मोबाइल से परमिशन नहीं मिल जाता, क्योंकि गाइस मैंने उसी मोबाइल के नंबर से इस वाले चैनल का वेरीफाई किया है और जब भी मैं इस वाले चैनल को दूसरे डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो उसमें वेरिफिकेशन कोड जाता है। इसलिए मैंने DPDS में आकर रिकॉर्डिंग नहीं किया और मैंने अपने भाई को बोल दिया कि भाई तू इस स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन कर ले और मैं उस वाले चैनल को रिकवर करने की कोशिश करता हूँ, वरना वीडियो अपलोड करने में बहुत ही लेट हो जाएगी। और गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा 2 चैनल और है, जिनमें से एक चैनल के बारे में आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा और मेरे दूसरे चैनल के बारे में आप सभी में से किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने उस वाले चैनल का लिंक सभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, लेकिन मैंने आप लोगों को कभी बताया नहीं है। और वो जो मेरा मिस्टर की चैनल था जिस पर कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तो हो सकता है कि मैं उसी वाले चैनल पर इस वाले वीडियो को अपलोड कर दूं और तब के टाइम हो सकता है कि मेरा मेन चैनल भी रिकवर हो गया हो, तो इस वाले वीडियो को मैं अपने मेन चैनल पर ही अपलोड कर दूंगा। और अभी फिलहाल के लिए मुझे भी नहीं पता कि मैं इस वाले वीडियो को मेन चैनल पर अपलोड करूंगा या फिर उस वाले चैनल पर, वो तो आप सभी को वीडियो आने पर पता चल ही जाएगा, क्योंकि उस वाले चैनल को भी आप में से काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और तब तक मैं किसी न किसी तरीके से EXP वॉइस ओवर चैनल को रिकवर करने की कोशिश करता हूँ और अगर EXP वॉइस ओवर चैनल रिकवर हो जाता है तो ये वाली वीडियो उसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक आप सभी इस वाले वीडियो को एंजॉय करो। अगर मेरा चैनल आ जाता है तो मैं आप सभी को अगली वाली वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से मैंने अपने चैनल को रिकवर किया। अब अपने ब्रदर शाओली को इस तरह से बात करते देखकर शाओलिन की आंखें बाहर आती हैं और वो कहते हैं कि सेकंड ब्रदर आप इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, मैं इस सबको संभाल लूंगा। अब उसके साथ ही शाओलिन शाओली के साथ लिटिल फील्ड डॉक्टर और लिटिल जियन के साथ जैन अकेडमी के एंट्रेंस में आ जाता है, जहाँ पर फस्टल शुगान और बाकी के सभी के स्टूडेंट्स ऑफ पेनगेट ग्रुप के स्टूडेंट्स खड़े थे और अभी के लिए वो हाओ जी वो अभी वहीं पर है और वो शाओलिन को अलविदा कहते हैं, जिसके साथ ही फस्टल शुगान भी शाओलिन को एक ब्रीफन देते हैं जो कि उड़ सकता था। शाओलिन को वो देखकर कहते हैं कि अभी के लिए शिनलैन उड़ नहीं सकती, इसलिए तुम लोग इस पर जाकर सेंट्रल प्लेन्स की तरफ जा सकते हो, जिसके साथ ही शाओलिन फस्टल शुगान को थैंक्स बोलते हैं और फिर वो उसकी ब्रीफन पर चले जाते हैं। और इसके साथ ही शाओलिन शिनलैन लिटिल फील्ड डॉक्टर और लिटिल जियन वहां से निकल जाते हैं। अब इसके साथ ही वो ब्रीफन आसमान में जाने लगते हैं, जिसके साथ ही शाओली एक बार फिर से जोर से कहते हैं कि शाओलिन अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और इसके साथ ही शाओग्रेड के बाकी के मेंबर्स ऑफ पेनगेट ग्रुप के बाकी के मेंबर्स कहते हैं कि चीफ आप इस सफर में ध्यान से रहना और अपना ख्याल रखना। और शाओलिन को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे और सभी के लोग शाओलिन को जाता देखकर गरीब भी कर रहे थे, जिस पर शाओलिन भी उन सभी को ब्रीफ करते हैं और अपना सर हाँ में हिला देता है कि वो अपना खिनी रखेगा। अब इसके साथ ही शाओलिन भी उन सभी से जोर से कहता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा, मैं तुम सबसे हो सकता है कि एक ना एक दिन जरूर मरूं और अगर किस्मत में चाहा तो हम सेंट्रल प्लेन्स में भी मिल सकते हैं। अब शाओलिन के जाने से पूरी की पूरी नर अकेडमी और वहाँ के स्टूडेंट्स पूरी तरह से सैंडी हो चुके थे और इधर फस्टल शुगान ओमसुमी को तसल्ली देते हुए कहते हैं और शाओली को भी तसल्ली देते हुए कहते हैं कि इस लड़के के कैरेक्टर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इसे सेंट्रल प्लेन्स में भी कुछ होगा, ये बहुत ही बड़ा ठगी बंदा है, ये इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर लेगा। अब ये बात सुनकर शाओली बहुत ही ज्यादा प्राउड से कहते हैं कि आखिरकार ये भाई किसका है और तो ये मेरे शाओ क्लैन का प्राउड है। जिसके साथ ही गाइस फस्टल शुगान भी हंसते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, आने वाले टाइम में ये जैनन अकेडमी का भी प्राउड बन जाएगा। और तो और अभी ये मुझे वो वाली सिचुएशन सोच कर ही हंसी आ रही है कि पता नहीं आने वाले टाइम में सेंट्रल प्लेन्स में शाओलिन किस सिचुएशन में हमारी अकेडमी के हेडमास्टर से मुलाकात करेगा और क्या होगा। अब तो मेरा सीन शिफ्ट हुआ है शाओलिन पर, जो कि भी उसके टिफिन पर खड़ा था और इसके साथ ही लिटिल फील्ड डॉक्टर शाओलिन से कहती है कि अभी के लिए हम इस छोटी लड़की को अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, जो कि वो लिटिल बेल जियन की तरफ देखकर कह रही थी। अब इसके साथ ही शाओलिन लिटिल बेल जियन को देखकर कहता है कि मुझे फस्टल शुगान ने कहा था कि इस लड़की को अपने साथ ले जाऊं और हो सकता है कि सेंट्रल प्लेन्स में इसकी बॉडी के रिलेटेड हमें काफी सारे सीक्रेट्स जानने को मिले हैं और इसको भी अपने बारे में कुछ जानने को मिल जाए। शाओलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर की सीक्रेट कन्वर्सेशन को सुनकर लिटिल बेल जियन बड़े गुस्से में कहती है कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं एक 2 क्लास के एक्सपर्ट हूँ और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे और मैं तुम लोग बर्डन बन जाऊंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब लिटिल फेरी डॉक्टर और शाओलिन बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि ये वो बातें एक दूसरे के कान में खा रहे थे और लिटिल बेल जियन ने ये सारी बातें फिर भी सुननी थी। अब जैसे साथ ही शाओलिन लिटिल बेल जियन के सर पर हाथ फेरते हुए शिनलैन से कहता है कि शिनलैन अब ये तुमने हमें अच्छा रूट देना होगा ताकि हम इजीली सेंट्रल प्लेन्स में पहुंच जाएं। जिस पर शिनलैन कहती है अगर हम सेंट्रल प्लेन्स में सही सलामत जाना चाहते हैं तो हमें पहले एक सिटी है जिसका नाम है होरिजन सिटी, वहां पर जाना होगा और वहां पर है एक वर्म होल जो कि हमें सेंट्रल प्लेन्स में सीधा ले जाएगा। जिसके साथ ही शाओलिन जिसने के वर्म होल का पहली बार नाम सुना था वो बहुत ही हैरान होता है, वो कहता है ये क्या चीज है। जिस पर शिनलैन शाओलिन को बताती है कि वर्म होल ये एक ऐसी चीज है जो कि सेंट्रल प्लेन्स में बनाएगी और इन वर्म होल्स को 2 जोन लेवल के एक्सपर्ट्स अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करके बनाते हैं और 2 डिफरेंट लोकेशंस को आपस में मिलाते हैं। मिसाल के तौर पर इंडियन अकेडमी से सेंट्रल प्लेन्स का बहुत ज्यादा फासला है, अगर अलाइड 2 जोन लेवल का एक्सपर्ट इंडियन अकेडमी में हो और दूसरी तरफ एक अलाइड 2 जोन लेवल
लेवल का एक्सपर्ट सेंट्रल प्लेन्स में हो तो वो अपने स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करके वो वर्म होल क्रिएट कर सकते हैं और लोग इजीली उस वर्म होल से इनर अकेडमी से सेंट्रल प्लेन्स और सेंट्रल प्लेन्स में से इनर अकेडमी इजीली आ जा सकते हैं। तो गाइस ये था वर्म होल। अब शिनलैंड शाओलिन बताती है कि कोई भी अलाइड डोजोंग लेवल का इंसेस्टर सेंट्रल प्लेन्स में सफर करने के लिए अगर जाए तो वो पूरे 1 साल में वहां पर पहुंचेगा। लेकिन अगर बात की जाए इस वर्म होल की, अगर वो इस वर्म होल के जरिए जाए तो वो सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर ही सेंट्रल प्लेन्स में पहुंच जाएगा। इस वर्म होल का ये फायदा है। अब शिनलैंड शाओलिन बताती है कि कोई भी वर्म होल बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ क्रिएट किए जाते हैं और तो उस वर्म होल की रिपेयरिंग के लिए हमेशा डोजोंग लेवल का इंसेस्टर एज अ रिपेयरमैन वहां पर काम करता है। तो जब ये चीज सुनकर शाओलिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि एक वर्म होल को रिपेयर करने के लिए जो अलाइड डोजोंग लेवल का इंसेस्टर वहां रिपेयरमैन का काम करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है। अब जाओ ये कहता है कि सेंट्रल प्लेन्स में हमें हो सकता है आने वाले टाइम में और भी ज्यादा नई चीजों के बारे में पता चले और ये होरिजन सिटी मैककोर्न रीजन से हजारों किलोमीटर दूर टियान किंग माउंटेन रेंज पर बसा था और अभी के लिए शाओ येन को इस ब्रीफर पर बैठे बैठे उस सिटी में जाने के लिए पूरे आधे महीने का टाइम लगने वाला था। और इस दौरान शाओ येन ने शिनलैंड से बातों बातों में सेंट्रल प्लेन्स के बारे में काफी कुछ जान लिया था। और शिनलैंड शाओ येन को बताती है कि ये वर्म होल बनाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि कोई भी लाइट डोजोंग लेवल का एक्सपर्ट इतनी आसानी से बना नहीं सकता। मगर सेंट्रल प्लेन्स में इस तरह के वर्म होल्स बहुत सारी ऐसी फॉर्म फैक्शंस हैं जिनके इंसेस्टर्स ने बनाकर छोड़े हुए हैं और वो लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं और इसके प्रॉफिट को भी। अब शाओ येन कहते हैं कि 2 डिफरेंट लोकेशंस को आपस में मिलाना इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेशल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है जो कि एक लाइट डोजोंग लेवल एक्सपर्ट के पास होती है। अब इस पर शिनलैंड हंसते हुए शाओ येन से कहते हैं कि जब आप एक बार सेंट्रल प्लेन्स में पहुंच जाएंगे तो आप इस वर्म होल्स के बहुत ही ज्यादा आदी हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा ये है क्या चीज। अब इसके साथ ही शाओ येन शिनलैंड से एक क्वेश्चन पूछता है, वो ये कि सेंट्रल प्लेन्स की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शन कौन सी है। अब इसके साथ ही शिनलैंड शाओ येन को बताती है कि सेंट्रल प्लेन्स की फैक्शन डिवाइडेड है। मुझे कुछ ही ह्यूमन फैक्शंस का पता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे मैजिकल बीस्ट के ट्राइब्स का बिल्कुल भी नहीं बताओ, मैं उनकी रेसिस का। इसके साथ ही शाओ येन ये सब सुनकर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाता है। इसके साथ ही शिनलैंड शाओ येन को कहती है कि सेंट्रल प्लेन्स में जो ह्यूमन फैक्शंस हैं वो एक हाल में, एक टावर में और 2 सेक्ट्स में और 3 वैलीज में और 4 पेविलियंस में डिवाइडेड है। अब इसके साथ ही शाओ येन कहते हैं कि 1 हाल, 1 टावर, 2 सेक्ट्स, 3 वैली, 4 पेविलियंस, इसका मतलब क्या है? क्या इस 1 टावर का मतलब पिल टावर तो नहीं? इसके साथ ही शिनलैंड कहती है कि हाँ, इसका मतलब है पिल टावर और 1 हाल का मतलब है वो आए हाल ऑफ सोल। सो द पिछले शिनलैंड को पीस बात का पता था कि शाओ येन का हाल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन से पंगा है क्योंकि उसने फर्स्ट स्टैंडर्ड शू कैन से ये बातें सुनी थी। अब हाल ऑफ सोल का नाम सुनकर शाओ येन के चेहरे के रंग बदल जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब इसके साथ ही शिनलैंड शाओ येन को बताती है कि ये हाल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है उन सेंट्रल प्लेन्स में और कोई भी आम बंदा हाल ऑफ सोल के बारे में कुछ भी नहीं जानता और उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में जानना तो दूर की बात है। इवन के बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि हाल ऑफ सोल की कुछ ब्रांचेस के बारे में जानते हैं और हाल ऑफ सोल ने पिल टावर को अभी के लिए साइड बाय साइड हर तरफ से घेरा भी हुआ है और इससे हमें पता चलता है कि हाल ऑफ सोल की हिडन स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा फ्रैक्टिंग है। और अभी के लिए बिग ब्रदर शाओ येन, मुझे पता है कि आप क्या हाल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा बहुत ग्रज भी चल रहा है और मैं आपको सिर्फ ही एडवाइस करूंगी कि आप हाल ऑफ सोल से भी पंगा ना करना जब तक कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। और ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो पिल टावर भी आपकी शायद हेल्प ना करे क्योंकि वो हाल ऑफ सोल से पंगा करना ही नहीं चाहते। अब इसके साथ शिनलैंड शाओ येन को मजीद बताते हैं कि अभी के लिए पिल टावर के जो लेजेंडरी एक्सपर्ट्स हैं जो कि टॉप 10 एक्सपर्ट माने जाते पूरे सेंट्रल प्लेन्स में, इवन कि वो भी हाल ऑफ सोल के मिस्टीरियस चीज से डरते हैं। और रूमर्स के मुताबिक कहा जाता है कि पिल टावर के इन 3 ग्रेट हेड्स का टकराव एक बार हाल ऑफ सोल्स के एक्सपर्ट्स के साथ हुआ था और उसका रिजल्ट क्या निकला इसका किसी को भी नहीं पता चला। अब शाओ येन ये सब सुनकर थोड़ा बहुत शांत हो जाता है, लेकिन अभी ये दिल में सोच रहा था कि हाल ऑफ सोल्स ऑर्गेनाइजेशन, तुमने सेंट्रल प्लेन्स में चाहे जितनी मर्जी लंबी जड़ें पकड़ ली हो, मैं बस इन सबको ट्रेस करके इन सबको जड़ से ही उखाड़ फेंकूंगा। तो इसके साथ ही वो शिनलैंड से कहते हैं कि अभी के लिए उन 2 सेक्ट्स, 3 वैलीज और 4 पेविलियंस का मतलब क्या है, जिस पर शिनलैंड बताती है कि 2 सेक्ट्स का मतलब है एक तो प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और दूसरा फ्लावर सेक्ट। ये दोनों के सेक्ट्स भी सेंट्रल प्लेन्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं, लेकिन ये दोनों के सेक्ट्स हाल ऑफ सोल या पिल टावर की तरह स्ट्रॉन्ग तो नहीं, मगर इनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अब इसके साथ ही शिनलैंड बताती है कि 3 वैलीज का मतलब आइस रिवर वैली, साउंड वैली और बर्निंग फ्लेम वैली है। इसके साथ ही शाओ येन कहते हैं कि बर्निंग फ्लेम वैली, क्योंकि शाओ येन को पता था कि इस बर्निंग फ्लेम वैली में एक हेवनली फ्लेम है और तो जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज वो यूज करते हैं वो इस बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट तकनीक है। और फिर शाओ येन अपने दिल में कहता है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं इस बर्निंग फ्लेम वैली में लाजमी जाऊंगा और बाकी के स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस की बाकी के 2 चेंजेस इनको भी मैं हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि इससे मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जबकि शाओ येन की स्ट्रेंथ सिर्फ 2 क्लास पर है और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की सिर्फ फर्स्ट चेंज को यूज करने से ही शाओ येन 2 क्लास के इंसेस्टर्स को हरा देता है। लेकिन अगर शाओ येन को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस की बाकी के
इसके 2 चेंजेस की टेक्निक मिल गई तो शाओ येन इसका यूज करके एनरी बुद्धा रोटस का यूज किए बगैर ही अपने सामने अलाइड दोजों क्लास के एंसेस्टर को हरा देगा और उसे किल भी कर सकेगा। अब शाओ येन को इस तरह सोचों में ज्यादा देखकर शिनलैंग समझ जाती है कि शाओ येन बर्निंग फ्लेम वैली की उस हेमनली फ्लेम के बारे में ही सोच रहा होगा और इसके साथ ही वो जल्दी से शाओ येन को कहती है कि बिग ब्रदर शाओ येन बर्निंग फ्लेम वैली में जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है वो परफेक्टली सील गई है बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर्स के द्वारा, और अगर आपने उसको हासिल भी कर लिया तो आपके वो किसी काम की नहीं रहेगी, इसलिए इस सब के बारे में सोचना बंद कर दो। जिसके साथ ही गाइस शाओ येन कहते हैं कि तुम रिलैक्स हो जाओ, माना कि मुझे हेमनली फ्लेम की जरूरत है मगर इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है कि मैं उसके पीछे पागल हो जाऊं। जिस पर गाइस शिनलैंग भी सुकून का सांस लेती है और कहती है कि शुक्र है कि शाओ येन बर्निंग फ्लेम वैली की तरफ जाने का नहीं कह रहा, क्योंकि शिनलैंग का जो प्लान था वो काफी ज्यादा पावरफुल था सेंटर प्लेन्स में, मगर इतना भी पावरफुल नहीं कि वो बर्निंग फ्लेम वैली जैसी फैक्शन के साथ जाकर पंगा ले। अब शिनलैंग शाओ येन को 4 पेविलियंस के बारे में बताती है और वो कहती है कि ये 4 पेविलियंस ये फॉलिंग स्टार पेविलियन, 10,000 स्वॉर्ड पेविलियन, येलो स्प्रिंग पेविलियन और विंड लाइटनिंग पेविलियन है, और इन पेविलियंस ने स्केट की शक्ल ले रखी है क्योंकि इन चारों पेविलियंस की स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम ही है और ये सेंटर प्लेन्स में टॉप टायर फैक्शन मानी जाती हैं। और मैं आपको मशवरा दूं भी कि आने वाले टाइम में आप इनसे पंगा ना लें। अब शाओ येन कहते हैं कि विंड लाइटनिंग पेविलियन, क्योंकि शाओ येन को याद आता है कि जो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट वो यूज करते हैं और जिसे वो प्रैक्टिस करते हैं वो विंड लाइटनिंग पेविलियन की ही सीक्रेट टेक्निक है। अब इसके साथ ही शिनलैंग भी कहती है कि हाँ ये वाली फैक्शन सेंट्रल प्लेन्स में काफी ज्यादा जानी मानी है और तो सेंट्रल प्लेन्स में ऐसे ड्रैगन्स और टाइगर्स भी छुपे बैठे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शंस रखते हैं, इसलिए बिग ब्रदर शाओ आपको बिल्कुल सेंट्रल प्लेन्स में केयरफुल होकर रहना होगा और किसी से भी बिला वजह पंगा नहीं लेना। अब इसके साथ ही शिनलैंग मैजिकल पीस के बारे में शाओ येन को बताती है कि मेरे नॉलेज के मुताबिक नॉन ह्यूमन फैक्शंस भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है सेंट्रल प्लेन्स में और वो ये बहुत ही ज्यादा कम है, मगर इन मैजिकल बीस्ट टाइप्स की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है, इवन के वो हान ऑफ साउंड को भी अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। और इसके साथ ही शिनलैंग शाओ येन को कहती है कि अगर सेंट्रल प्लेन्स में बिग ब्रदर आप किसी भी मैजिकल बीस्ट को किल करना चाहो तो पहले ये इंश्योर कर लो कि वो मैजिकल बीस्ट उसके पीछे कोई भी वो मैजिकल बीस्ट अकेला हो और उसका कोई भी टाइप ना हो तो आप उसे किल कर देना, लेकिन अगर उसका कोई टाइप हो और आप उसे लाजमी किल करना चाहते हैं तो फिर किसी को पता लगे बगैर आप उसे किल कर देना, वरना अगर किसी को पता चल गया तो फिर उसका पूरा ट्राइब भी आपको मारने के लिए वहां पर आ जाएगा। अब ये चीज सुनकर शाओ येन अपने माथे से पसीना साफ करने लग जाता है और वो कहता है कि ये सेंट्रल प्लेन्स ये ज्यादा ही मिस्टीरियस है क्योंकि किसी मैजिकल बीस्ट को किल करने से पहले मैं कहां से जाकर उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करता रहूंगा। अब ये चीज सुनकर शिनलैंग हंसते हुए शाओ येन से कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी भी मैजिकल बीस्ट को मारने से पहले उसका बैकग्राउंड पता करो, मैं ये कह रही हूँ कि आप उन मैजिकल बीस्ट को मारने से पहले सोचना जो कि ह्यूमंस की तरह बात कर सकते हो और उनकी तरह इंटेलिजेंस रखते हो, उनके पीछे कोई ना कोई मैजिकल बीस्ट का ट्राइब होता है और तो और अभी के मैजिकल बीस्ट के ट्राइब्स भी काफी भागों में बटे हुए हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा वीक, और आपको कुछ भी नहीं होगा जब तक आप कोई भी काम सीक्रेटली करेंगे और किसी को भी पता नहीं लगने देंगे। अब शिनलैंग की ये बात को सुनकर शाओ येन एक सूखा सांस लेता है और अभी शाओ येन को सेंट्रल प्लेन जैसी ही जगह चाहिए थी जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स और ड्रैगन्स छुपे हो और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फैक्शन हो और शाओ येन को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारी लाइफ और डेथ बैटल मिले हैं। और अभी के लिए शाओ येन ये सारी चीजें सोचकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, लेकिन तभी शिनलैंग एक तरफ इशारा करके कहती है कि टैन किंग माउंटेन रेंज बिग ब्रदर शाओ येन हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और गाइस आज के लिए कुछ भी स्पेशल एंडिंग नहीं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन मोबाइल होने की वजह से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो मेन चैनल पर ही अपलोड हो, क्योंकि अब मैं ऐसा करने जा रहा हूँ जिससे मेरे मेन चैनल डेफिनेटली वापस आ जाएंगे और वो कैसे मैं आपको अगली वाली वीडियो में बता दूंगा, क्या पता वो वाली ट्रिक काम ना करे या फिर कर भी दे। और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, फ्रेश खाओ पियो और मस्त रहो।